हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास। वेलकम टू बेसिक नॉलेज। आज हम इस वीडियो में डीसी मोटर की वर्किंग और उसकी ओपनिंग भी देखेंगे, मतलब उसे खोल कर देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। ये मेरे पास 3 वोल्ट की डीसी मोटर है, यानी कि ये 3 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। आज हम इसी की ओपनिंग करेंगे और बेसिक जो डीसी मोटर का प्रिंसिपल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और मान लीजिए मैं इसके बीच में एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर देता हूँ। ये आर्म दे देता हूँ, इसका नाम ए बी, इसका नाम है सी डी। यहाँ से करंट गया ए से बी, फिर बी से डी एंड फिर डी से सी। ये नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, हमारा करंट की डायरेक्शन ए बी है। तो ए बी आर्म के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो ये इंडेक्स फिंगर होती है ये बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर जो होती है बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो ये थंब होता है ये बताता है टॉर्क लगने वाला उस आर्म के ऊपर। ठीक है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि थंब परपेंडिकुलर टू इंडेक्स फिंगर इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर एंड मिडिल फिंगर इज परपेंडिकुलर टू थंब। ठीक है, तो इस अगर हम यहाँ पे से देखें तो ए बी के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऐसी जाएगी, और नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। थंब नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क लग रहा है नीचे की ओर। सेम अगर सी डी के लिए बात की जाए तो नॉर्थ से साउथ लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेम है। करंट की डायरेक्शन अब डी से सी यानी कि मेरी तरफ है, और थंब ऊपर है, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसकी मैं बीच की एक्सिस बनाऊं तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट होगी इसमें लगने वाले टॉर्क के हिसाब से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क ये रोटेट होगी। ये होगी इसकी एक्सिस। ठीक है, ये तो बात रही डीसी की। लेकिन क्या इतना ही करना एक मोटर के लिए ठीक होता है? नहीं, इतना ही काफी नहीं है। ये तो सिर्फ एक बेसिक साइंस हो गई उसके पीछे की कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो मोटर वर्क करेगी। लेकिन इसके लिए हमें और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, यानी कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये मैग्नेट्स को संभाल के रखना पड़ता है, यानी कि इसका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये रोटर के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सके फ्रीली और मिनिमम फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे होती है कम्यूटेटर, इसके साथ लगा हुआ होता है। इसके साथ यहाँ भी एक कम्यूटेटर लगा होता है, ये C1 कम्यूटेटर होता है, ये C2 कम्यूटेटर है। और इसके साथ यहाँ पे होते हैं ब्रशेस, से दिस इज B1 एंड हेयर दिस इज B2। ये मोटर में हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है वाया बैटरी, V पोटेंशियल प्लस एंड माइनस। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो मेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करती है, यानी कि यहाँ से हम पोटेंशियल लगा करके, बैटरी लगा करके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? इसमें आउटपुट में हमें ये मिल रहा है कि ये शाफ्ट रोटेट हो रही है, यानी कि हम इस रोटेशनल मोशन को, जो रोटेशनल एनर्जी है उसको हम किसी भी पुल्ली या फिर मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे हम ब्रश कम्यूटेटर अरेंजमेंट ही क्यों लगाते हैं। जो ये ब्रश एंड कम्यूटेटर अरेंजमेंट है हम इसे क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं हम इसे इसकी जगह ब्रश एंड स्लिप रिंग अरेंजमेंट लगाएं। तो जो ये ब्रश और स्लिप रिंग अरेंजमेंट होता है ये एसी के लिए यूज होता है। एसी के लिए मतलब जैसे एसी में हम देखते हैं, एसी की बात करें हम तो एसी में जो ये वोल्टेज वर्सेस टी का ग्राफ होता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी कि वो मैक्सिमम में जाता है, फिर जीरो होता है, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जाता है, यानी कि नेगेटिव होता है। वेयर एज जब हम डीसी की अपन बात करें तो डीसी में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है और जो टाइम का ग्राफ होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटर एंड ब्रश लगाया जाता है। मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्यों लगाया जाता है। अगर हम इसके आफ्टर हाफ साइकिल की बात करें
आफ्टर हाफ साइकिल। तो आफ्टर हाफ साइकिल क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा तो देखिए क्या होगा, यानी कि ये नॉर्थ तो रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये 180 डिग्री अपनी एक्सिस पे घूम गया है, यानी कि ये कॉइल है हमारी। जो यहाँ पे सी डी था वो सी डी यहाँ पे हो गया है, जो यहाँ ए बी था वो अब ए बी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ये उसकी एक्सिस तो है ही अपने पास। यहाँ पे इसके कम्यूटेटर है, जो सी डी है वो कम्यूटेटर C2 के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ए बी है वो कम्यूटेटर C1 के साथ जुड़ा हुआ है। और ब्रशेस की जो जगह होती है, पोजीशन होती है, वो भी सेम होती है। यहाँ पे B1 है इसकी पोजीशन, और यहाँ पे इसकी पोजीशन B2 है। और जो ये ब्रशेस होते हैं वो एग्जैक्टली उसी पोलैरिटी से जुड़े होते हैं पोटेंशियल के साथ, जैसे अपर हाफ में जुड़े हुए थे। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। B1 पॉजिटिव था, जैसे यहाँ पे B1 पॉजिटिव था, और फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हुआ। यहाँ पे भी C2 में अब पोलैरिटी किसकी आ जाएगी, B1 की, यानी कि प्लस, ये प्लस हुआ। अब C1 में पोलैरिटी आ जाएगी नेगेटिव की, यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन बनाए तो यही होगा। फिर से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लगने वाला टॉर्क नीचे होगा, यहाँ पे लगने वाला टॉर्क ऊपर होगा। इसलिए हम यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रश एंड कम्यूटेटर अरेंजमेंट लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल टॉर्क मिलता है। यूनी डायरेक्शनल टॉर्क, ये यूनी डायरेक्शनल टॉर्क ही इसके रोटेशन का कॉज होता है, यानी कि कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टॉर्क मिलने के कारण ये घूम पाता है। अगर हम यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रश कम्यूटेटर अरेंजमेंट की जगह ब्रश एंड स्लिप रिंग अरेंजमेंट लगाते तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ एसी में ही पॉसिबल होता है। तो ठीक है, ये तो हो गया मेन फंडामेंटल इसका कि मोटर ऐसी होती है। अगर हम मोटर को ओपन करते हैं, जैसे ये देखिए मेरे पास ये मोटर है, तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर यही सब निकलता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। मेरे पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसे चला करके भी दिखा देता हूँ कि ये चलती है, वर्किंग कंडीशन में है। ये देखिए ये रोटेट हो रही है, वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी मैं इसे खोलता हूँ और देखते हैं। चलिए इसके अंदर का, यहाँ पे मेन 2 क्लिप्स लगी हुई है, एक ये क्लिप लगी हुई है, एक दूसरी ये क्लिप लगी हुई है। तो चलिए खोलते हैं इसे। मैंने इसे खोल लिया है और देखिए ये इसका लोअर पार्ट है, ये इसके आउटपुट्स हैं जो यहाँ पे हमने देखे हैं। ये C1 और C2 जो कम्यूटेटर हैं वो इसके आउटपुट हैं, और ये उसी से कनेक्ट होता है B1 और B2, और ये पूरा ही इसका आउटपुट पार्ट होता है। यहाँ से लेट्स से जो ये वायरिंग निकली हुई है वो यहाँ तक ही सिर्फ निकली हुई है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई ये वायरिंग। और जो यहाँ पे आप ये फिलामेंट टाइप के देख रहे हैं, कॉपर का जो ये फिलामेंट बने हुए हैं, ये जो फिलामेंट है ये कॉपर के फिलामेंट ही और कुछ नहीं, ये ब्रशेस हैं B1 B2, ये वही ब्रशेस हैं। ये देखिए ये ब्रशेस का सेट है, एक ये ब्रशेस के सेट है। ठीक है, तो इसी से ये आउटपुट कनेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये आउटपुट कनेक्ट है। ठीक है, अभी इसके अंदर देखिए ये कुछ अंदर से ऐसे दिखाई देती है, ये रोटर है, और ये तो इसके ऊपर लगा दिया था, इसे अलग कर देते हैं। ये रोटर है, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये फाइनली बाहर आ गया है, और देख सकते हैं इसमें जैसे ये बना हुआ है वैसे ही ये बन रहा है। मतलब ये हो गई इसकी एक्सिस, तो कह सकते हैं ये हो गई इसकी एक्सिस, ये हो गई कॉइल। तो देखिए इसमें बहुत सारी कॉइल्स हैं, यानी कि 1 कॉइल, 2 कॉइल और ये 3 कॉइल। यहाँ पे हम इतनी सारी कॉइल इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमें तो सिर्फ समझाना होता है, इसलिए 1 कॉइल बनाते हैं। लेकिन जब हम इसे रियलिटी में यूज़ करने में आते हैं तो जो होल है यहाँ पे, और जो ये है, जो ये रोटर को अपनी जगह में बनाकर रखता है, इसको एक प्रॉपर स्टैंड देता है,
वो क्या करता है, थोड़ा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के, फ्रिक्शन से ओवरकम होने के लिए इसको थोड़ा सा टॉर्क लगाना पड़ता है, और इसी टॉर्क के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारी कॉइल्स बनानी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये कॉइल्स हैं, कॉइल्स के सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 ये कुछ मेटलिक क्लिप्स लगी हुई हैं। ये और कुछ नहीं है, ये हमारी C1 C2 कम्यूटेटर है। देखिए ध्यान से, जैसे ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग की वायर इसमें गई है, इसी वाइंडिंग की वायर इसमें गई है, और ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। देखिए यहाँ पे 3 कॉइल हैं, 1 2 3 कॉइल हैं, और 1 2 और ये 3 कम्यूटेटर हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर यही काम करते हैं, ये कम्यूटेटर, और इसके अंदर ये हो गए, ये देखिए ये हो गए ब्रशेस। तो ये कम्यूटेटर ब्रश डीसी मोटर को यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे निशान भी बने होंगे, ये देखिए निशान भी बने हुए हैं, और ये निशान का मतलब ये है कि जो ये ब्रशेस हैं ये इस कम्यूटेटर के ऊपर रब होते हैं, यानी कि जब ये चलती है तो इसके साथ ये कांटेक्ट बना कर रखते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर क्या बचा है, ये सिर्फ मैग्नेट बचे हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल का काम कर रहा है, यानी कि सिंपल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम कर रहा है। तो चलिए इसे भी निकाल कर रख कर देख ही लेते हैं कि है क्या। ये इसके अंदर एक क्लिप लगी हुई है, मैं इसे निकाल देता हूँ। ये देखिए क्लिप निकल गई, यानी कि अब ये मैग्नेट्स भी निकल जाएंगे। तो ये मैग्नेट्स मेरे सामने आ गए हैं। तो देखिए अब ये पूरा एक शेल की तरह हो गया है। इसमें सिर्फ एक तरफ ये बुश लगा है जो कि इसके करस्पॉन्डिंग में है, और इनके बीच में ऐसे जब ये ऐसे पैक हो जाती हैं इस तरीके से, तो इसमें रोटर घूमने लगता है। ठीक है, तो ये जो मेन मैग्नेट्स हैं ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने इसकी और मैग्नेट लगा दी। तो देखिए क्या होता है, ये जो होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि कॉइल होती है, ये कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आयरन के होते हैं। तो जो ये मैग्नेट होते हैं ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको चलने के लिए बताएं एक एडिशनल फ्रिक्शन आता है इन दोनों के बीच में, तो इससे भी ओवरकम होना पड़ता है। तो जो ये पूरा शेल होता है ना, वो इसको मैग्नेट्स को और ये रोटर्स के बीच में एक माइनर एयर गैप बना करके रखता है, जो कि इसे इस अट्रैक्शन से बचाता है। ठीक है, तो बस हो गया, यही है इसका सेल। इसको स्टेटर कहते हैं। इसको स्टेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेशनरी रहता है, इसको घूमना नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटर होता है। इसको रोटर कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस रोटेशन मोशन में रहता है, और यही हमको आउटपुट में रोटेशन देता है, यानी कि इसी शाफ्ट से हम कनेक्ट करके आगे मैकेनिकल पुलीज वगैरह चलाते हैं। ठीक है, और ख़ास बात ये है इस चीज़ की कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पस से डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तो बहुत ही छोटी डीसी मोटर मैंने ओपन की है, जैसे और भी बड़ी मोटर्स होती हैं, जैसे 12 वोल्ट मोटर होती है, 24 वोल्ट्स मोटर होती हैं, तो उनके अंदर की जो ये कॉइल होती है वो और उतनी ज़्यादा होती है। वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उनको और ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो और ज़्यादा टॉर्क सिर्फ कॉइल, जितनी ज़्यादा कॉइल होगी उतना ज़्यादा उनमें टॉर्क लगेगा और उस हिसाब से वो रोटेशन में ताकत देंगी। तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। बस हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में अच्छा लगा और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।